नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़े थे स्वरों का वर्गीकरण। और कल ही बात की थी कि अपन कल पढ़ेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो आज देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण के व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो आइए व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, तो देखो स्वरों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया था। उसी प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया? 2 आधार पर किया गया। तो याद रखना, व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया। 2 आधार पर। तो पहला आधार देखते हैं कि पहले आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। तो पहला आधार है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों कंपन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। पहला है अघोष और दूसरा है घोष। पहला कौन सा है? अघोष। दूसरा कौन सा है? घोष। तो देखते हैं। ए है अघोष और बी है घोष। अघोष वर्ण और घोष या सघोष वर्ण। घोष को सघोष भी कहते हैं। अब देखो, दोनों हो गए घोष अघोष वर्ण और घोष या सघोष वर्ण। तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण कहते किसको है? सॉरी, अघोष वर्ण और घोष वर्ण कहते किसको है? तो अघोष वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। यानी जिन स्वर तंत्रियों से इन वर्णों का उच्चारण होता है उनमें कंपन नहीं होता है, तो वो क्या है? अघोष वर्ण। और वापस इसका विपरीत हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो कौन से वर्ण हुए? घोष या सघोष वर्ण। देखो, घोष या सघोष दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। तो घोष क्या हो गया? इन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। और इसका क्या होता है? घोष या सघोष का इन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो ये तो हो गई इनकी विशेषता या परिभाषा। पहले देख लेते हैं कौन कौन से अघोष वर्ण है या कौन कौन से घोष वर्ण है। उसके बाद देखेंगे इनकी परिभाषा लिख लेंगे। तो देखते हैं। क च ट त प। ये हुए अपने सभी वर्ण। तो अघोष वर्ण कौन कौन से हुए इसमें पहले देखते हैं। अघोष वर्ण से देखने से पहले जो ये है ना, ये पूरी लाइन क्या होगी? क
पूरी लाइन होगी। जैसे मैं कहूँगा क वर्ग, तो क वर्ग वाली ये पूरी लाइन होगी। और क वर्ग का दूसरा वर्ण, तो क वर्ग का दूसरा वर्ण होगा ख। जैसे मैं कहूँगा क वर्ग का चौथा वर्ण, तो ग। ऐसे करके ये क्या होगा, च वर्ग। ये क्या होगा, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे भी कहूंगा कि प वर्ग का पांचवा वर्ण तो क्या होगा, म। और प वर्ग का तीसरा वर्ण तो क्या होगा, ब। तो ये तो बात होगी वर्ग की, बात होगी कि ये होगा। तो अब देखते हैं अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, एक बार इसे लिख लेते हैं, एक दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है, सभी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या है, अघोष वर्ण है। तो पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन सा हो रहा है, क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, और त वर्ग का त और थ, प वर्ग का प और फ। तो ये क्या हो गया, पहला और दूसरा क्या हो गया, अघोष वर्ण। तो एक दो है एक लाइन में, तो 5 लाइन होगी, तो 10 तो ये हो गए। और बाकी बच कितने रहे, इधर 1 मिनट, इनको मिटा देते हैं ना, पहले अघोष कर लेते हैं। तो प्रत्येक सभी वर्ग का अघोष वर्ण कौन सा होगा, सभी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, सभी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। तो 10 तो ये हो गए, और 3 वर्ण और होते हैं, श, श, श। ये तीनों वर्ण क्या है, अघोष वर्ण है। या ना 10 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हुए, 13। 10 प्लस 3 बराबर 13। 13 वर्ण क्या है, अघोष वर्ण है। तो कितने वर्ण अघोष वर्ण हुए, 13। और सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है, और तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श भी अघोष वर्ण है। 10 प्लस 3 13 अघोष वर्ण हो गए। इधर देख लेते हैं घोष वर्ण। अब घोष वर्ण कौन कौन से हैं, बी नंबर डाल के देख लेते हैं। घोष वर्ण, घोष को सघोष भी कहते हैं, घोष या सघोष वर्ण। अब घोष या सघोष वर्ण कौन कौन से होंगे, देखते हैं। अब बच कौन कौन से रहे, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी क वर्ग का ग, ग और अंग्य, च वर्ग का ज, ज, य, और ट वर्ग का ड, ड, ण, त वर्ग का द, ध, न, और प वर्ग का ब, भ, म। यानी एक लाइन में कितने हुए, 3। और कितने लाइन है, 5। तो 15 तो ये हो गए, 15 अघोष वर्ण, तो सॉरी 15 सघोष वर्ण ये रहे। और जितने भी स्वर होते हैं ना, स्वर कितने होते हैं, अपन ने बात की थी कल के, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 स्वरों को सघोष वर्ण की श्रेणी में रखा गया। तो 15 वर्ण तो ये हो गए, और 11 स्वर क्या हो गए, सघोष हो गए। अब बाकी और देखो, यहां लिख के, यहां लिख के सॉरी है ना, नहीं 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 नहीं, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर और य, र, ल, व, ह। 5 ये और हो गए। यानी सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर, सॉरी सभी स्वर, और य, र, ल, व, ह, ये क्या है, सभी सघोष। तो 15 तो ये हो गए, कौन कौन से, ये सभी क्या हो गए, 15। और स्वर कितने हुए, 11। और य, र, ल, व, ह, ये कितने हुए, 5। तो टोटल कितने हो रहे,
15 और 11 कितने हुए? 26। 26 और 5 कितने हुए? हाँ, 26 और 5 कितने हुए? 31। या ना 31 वर्ण क्या है? घोष या सघोष वर्ण हुए। तो ये बात हुई अपने स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो दो प्रकार है, अघोष वर्ण और अघोष वर्ण। कितने हैं टोटल? 13, यानी सभी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श श श, ये तो हो गए अघोष वर्ण। फिर आता है घोष या सघोष वर्ण, सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो तीसरा चौथा पांचवा मिलकर 15, तो ये हो गए। और सभी स्वर, यानी सभी स्वर मतलब 11 स्वर। और फिर य र ल व ह, 5 ये हुए। तो टोटल कितने हो गए? 31 सघोष या घोष वर्ण। तो ये तो बात हो गई अपने कि कौन कौन से वर्ण है। अब देख लेते हैं इनकी परिभाषा, देख लेते हैं कि घोष वर्ण, सॉरी अघोष वर्ण या सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते किसे हैं, तो देख लेते हैं। अघोष वर्ण, इनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन कंपन नहीं होता है। इनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो ये क्या हो गए? अघोष वर्ण। अब कौन कौन से है वो अपन ने देख लिया है ना उधर, अब बार बार नहीं लिखेंगे। और दूसरा है घोष या सघोष वर्ण। हाँ, घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? इन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन न होता है, यानी स्वर तंत्रियों में क्या होगा? कंपन होगा। इनका उच्चारण करने पर, या इन वर्णों का, एक ही बात है, इन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में क्या होता है दोस्तों? कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो वो कौन से वर्ण होंगे? घोष या सघोष वर्ण होंगे। और इनमें क्या आएंगे? सभी स्वर भी घोष या सघोष वर्ण की श्रेणी में आएंगे। ये तो हो गए अपने घोष और सघोष वर्ण, कितने घोष वर्ण होते हैं, कितने अघोष वर्ण होते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा आधार। अगला देखते हैं, दूसरा आधार देखते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का
वर्गीकरण। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया, दो प्रकार से किया गया। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण। तो दोनों लिख लेते हैं इधर, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो दो प्रकार हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखते हैं अल्प प्राण कहते हैं किसे और महाप्राण कहते किसे हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्रश्वास मुंह से कम बाहर निकलती है। क्या होता है? प्रश्वास मुंह से कम बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब कौन कौन से होते हैं बाद में देखेंगे, है ना। एक बार ये देख लेते हैं। महाप्राण, इन स्वरों का इन वर्णों का उच्चारण करने पर प्रश्वास मुंह से अल्प प्राण की अपेक्षा कम बाहर निकलती है, वो सॉरी अधिक बाहर निकलती है, अपेक्षा सॉरी 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 इन वर्णों का उच्चारण करने पर प्रश्वास मुंह से अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक बाहर निकलती है, वो क्या है? महाप्राण। यहां तो प्रश्वास कम बाहर निकलेगी, यहां इसकी अपेक्षा अधिक बाहर निकलेगी। अपन डिस्टर्ब हो गए है ना। तो देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। और मां, ये हुए अपने व्यंजन। अब अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण है? तो अपन ने पहले बात की थी कि सभी वर्ग, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग बोलते हैं। तो और ये है पहला वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो अब देखते हैं कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण। अल्प प्राण देखते हैं। सभी वर्ग का एक पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण। तो सभी वर्ग का एक, तीन, पांच वर्ण तथा, अब तथा बाकी और कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण हैं? तो बाकी है य, र, ल, व, अल्प प्राण वर्ण है। कौन कौन से? य, र, ल, व तथा य, य, र, ल, व, ये क्या है? अल्प प्राण है। तो टोटल वर्ण कितने अल्प प्राण हुए? एक, तीन, पांच। एक लाइन में कितने हैं? पांच। और एक लाइन में कितने हैं? पांच। तो तीन लाइन हो गई, तो 15 तो ये हो गए। यानी 15 वर्ण क्या है? 15 तो ये हो गए। और वापिस कितने हुए? य, र, ल, व, चार। 15 चार कितने हुए? 19 वर्ण। यानी 19 वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। तो याद रखना कुल अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? 19। अब देखते हैं महाप्राण वर्ण। सभी वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण। तो जो लिखते हैं, सभी वर्ग का
दूसरा चौथा वर्ण तथा श, श, श और ह ये क्या होंगे? महाप्राण वर्ण होंगे। तो दूसरा चौथा मिलाकर कितने हुए? 5 ये रहे दूसरे में और चौथे में 5 रहे। तो 5 और 5 कितने हुए? 10। 10 और 4 कितने हुए? 14। तो 10 प्लस 4 बराबर 14। 14 वर्ण क्या है? महाप्राण की श्रेणी में आते हैं कि 14 वर्ण क्या है? महाप्राण है। तो याद रखना अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? 19 और महाप्राण वर्ण कितने हैं? 14 वर्ण। तो ये तो हो गए श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अब लिख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा। अल्प प्राण हाँ, अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करने पर प्रश्वास कम बाहर निकलती हैं। उन्हें क्या कहेंगे? अल्प प्राण निकलती हैं। उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहते हैं ना, वर्ण कहो या व्यंजन कहो, तो अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण वर्ण या व्यंजन एक ही बात है, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ये तो हो गए अल्प प्राण। अब अल्प प्राण कौन से है? इधर देखते हैं ना वापस कि अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण है। तो अल्प प्राण कौन से? सभी वर्ग का 1, 3, 5। तो ये है, और य र ल व, य र ल व, ये क्या है? अल्प प्राण है। और महाप्राण देखते हैं अब। महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करने पर प्रश्वास अल्प प्राण की अपेक्षा अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक बाहर निकलती है। मतलब इससे इनमें प्रश्वास अधिक बाहर निकलेगी। उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। हाँ, तो ये हो गई महाप्राण की डेफिनेशन कहो या विशेषता कहो। अब देखते हैं महाप्राण कौन कौन से वर्ग। तो सभी वर्ग का दूसरा चौथा, यानी ये पांचों और ये पांचों, तो 10 तो ये हो गए। श, श, श और ह, तीनों चारों वर्ण क्या है? महाप्राण है। तो 10 और 4 कितने हुए? 14। 14 वर्ण क्या हुए? महाप्राण हुए। और ये श आपको पता है ना, इसको क्या बोलते हैं? तालव्य श, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श, और इसको बोलते हैं दंती श। ये अपन ने कल देखा था। ये तो हो गया अपना श्वास की मात्रा के आधार पर किसका वर्गीकरण हुआ? व्यंजनों का वर्गीकरण।
अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया और अपने हिंदी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे बाकी रह गया ना, जैसे स्वर देख लिए, व्यंजन देख लिए, स्वरों का वर्गीकरण देख लिया, व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी बातें हैं, तो अपन देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे अंतस्थ वर्ण, क्यों कौन से देखेंगे? अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण कहेंगे किसको? देखते हैं। अंतस्थ अंतस्थ वर्ण उसे कहते हैं, जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंतस्थ वर्ण किसे कहेंगे, जिनका उच्चारण करने पर श्वास अंदर ही अंदर जाएगी, यानी उन वर्णों का उच्चारण करने पर श्वास कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी। देखो, य, र, ल और व, ये चारों क्या है? अंतस्थ वर्ण। देखो उच्चारण करके देखो, य, र, ल, व, कहाँ जा रहे हैं? बोल रहे हैं अपन जीवा, श्वास अंदर ही अंदर जा रही, तो इनको क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ण। अगला है उष्म या संघर्षी वर्ण। हाँ, उष्म संघर्षी वर्ण है ना। उष्म या संघर्षी वर्ण, उष्म या संघर्षी वर्ण कहेंगे किसको? उष्म या संघर्षी वर्ण कहेंगे जिनका उच्चारण करने पर क्या होगा? उनमें उष्मा खर्च होगी, जैसे अपन जीवा, जीवा पूरी रगड़ाएगी, और इस संघर्षी वर्ण रगड़ा रगड़ा के जीवा उनका उच्चारण करेगी, तो वो क्या है? उष्म या संघर्षी वर्ण। देखो नाम से ही सब स्पष्ट हो रहा है। हाँ, तो ये कौन कौन से? हाँ, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श और ह, ये चारों क्या है? उष्म और संघर्षी वर्ण, यानी इनका उच्चारण करने पर क्या खर्च? उष्मा खर्च होती है और जीवा को संघर्ष करना पड़ता है इनका उच्चारण करने पर। तो ये तो है उष्म या संघर्षी वर्ण। अगला है स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण, यहां पे अपने को नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कहेंगे किसको? देखो, च, छ, ज, ज, च, छ, ज, नहीं, च, छ, ज, ज। देखो यहाँ भी उष्मा भी स्पर्श कर रहे हैं, अपने उच्चारण कर रहे हैं, तो जीवा स्पर्श करती जा रही है और संघर्ष करती जा रही है। च, उच्चारण करके देखना आप प्रैक्टिकल, च, छ, ज, ज, ये चारों क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण। अगला आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से अपन बार बार देख रहे हैं? क से लेकर म तक, क से म तक आने वाले वर्ण। अब क से म तक आने वाले वर्ण कौन कौन से, एक बार इधर देख लेते हैं ना। क, ख और ये है अंग्य। ये देखो, यहां से लगाकर क से लगाकर म तक, यहां से लगाकर ये सभी और यहां तक क्या है?
स्पर्शी व्यंजन, यानी 25 ही वर्ण क्या हो गए, स्पर्शी वर्ण हो गए। 25 वर्ण क्या है, स्पर्शी वर्ण। अगला देखते हैं नासिक के वर्ण, और नासिक के वर्ण कहेंगे किसको, जिनका उच्चारण नाक से होता है उनको नासिक के वर्ण कहते हैं। और नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण अपन देखते हैं, नासिक वर्ण। नासिक के वर्ण कौन कौन से, इधर देखो, सभी वर्ग का पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन कौन से, ये अंग्य, य, अण, न और म, यानी पांचों वर्ण क्या है, नासिक के वर्ण। तो सभी वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, नासिक के वर्ण। सभी वर्ग का पंचम वर्ण। अब सभी वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के वर्ण है तो कौन कौन से, यहां कोष्टक में लिख लेते हैं। अंग्य, य, अण, न और म, ये पांचों क्या है, नासिक के वर्ण है। तो ये तो बात होगी अपने नासिक के वर्ण। एक बार इनको ऊपर सेट कर लेते हैं थोड़ा। हम्म, ये हो गए अपने नासिक के वर्ण के सभी वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के। अब एक एक शब्द है, सॉरी एक एक वर्ण है जिस वर्ण का अलग अलग नाम है। देखो ये र, र वर्ण को क्या कहा जाता है, लुंठित, प्रकंपित, कंपन जात। लुंठित का मतलब क्या हुआ, र का उच्चारण कर रहे हैं और अपनी जीवा क्या हो रही है, पूरी तरह से लुढ़क रही है, इसलिए र को क्या कहा गया, लुंठित वर्ण। लुंठित, प्रकंपित, एक नाम और है इसका प्रकंपित या कंपन जात। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, लुंठित वर्ण किसको कहेंगे, जो लुढ़क के उच्चारित होगा उसको लुंठित वर्ण कहेंगे। अगला है अपने पास ल वर्ण। ल क्या है, ल, देखो ल का उच्चारण करके देखो, ल, ल, अपनी जीवा दोनों तरफ से हिल रही है ना, इस साइड से इस साइड से जीवा हिल रही, जैसे ये जीवा है, यहां से और यहां से जीवा हिल रही है। तो ल वर्ण को कहा गया है पार्श्विक वर्ण। पार्श्व, पेन चेंज कर लेते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं, चलो ऐसे लिखते हैं ना। ल वर्ण क्या है, पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण क्या हुआ, पार्श्विक वर्ण का मतलब हुआ जीवा दोनों तरफ से साइडों से हिल रही है, तो ल वर्ण को क्या कहा गया, पार्श्विक वर्ण कहा गया। अब है य और व। य और व क्या है, अर्ध स्वर। देखो य और व, अब पूरा स्वर किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण करने पर कोई बाधा, स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करने पर कोई बाधा या अवरोध नहीं आए, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और य और व को कहा गया अर्ध स्वर, यानी इनका उच्चारण करने पर कठिनाई तो आती है लेकिन पूरी तरह से, जैसे व्यंजनों में कठिनाई आती है पूरे वैसे नहीं आती है। य व, यानी बोलने में इतने ज्यादा कठिनाई कठिनाई नहीं आ रही, इसलिए इनको क्या कहा गया है, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, तो यह और वह क्या है, अर्ध स्वर। और अब आता है अपने पास ह। ह को कहा गया है ह वर्ण। ह वर्ण का अलग ही नाम है, ह वर्ण को कहा गया है अलिजीवा। क्या कहा गया, अलिजीवा। अलिजीवा का मतलब तो अपने को नहीं पता है,
लेकिन अब इसको नाम दिया गया है कि अलीजीवा, तो लिख लेते हैं अलीजीवा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि अलीजीवा वर्ण किसको कहा गया है, तो ह को अलीजीवा वर्ण कहा गया। अब दो शब्द और बचे अपने पास, व और फ, कि व और फ को कौन सा वर्ण कहा गया, तो देखते हैं व और फ। ये है व और ये है फ। देखो व और फ का उच्चारण करते तो अपने क्या दांत और ओष्ठ, दांत और होठ दोनों पास में आते हैं। व देखो होठ भी पास आ रहे, फ तो दांत भी पास आ रहे, होठ भी पास आ रहे, इन दोनों वर्णों का उच्चारण करने पर तो इनको कहा गया है दंतोष्ठ, यानी दांत से और ओष्ठ से दोनों जगह से उच्चारित हो रहे हैं। तो व और फ क्या है, दंतोष्ठ। तो ये तो हो गए व और फ अपने दंतोष्ठ वर्ण। अब आगे देखते हैं अपन, यहां तक तो अपनी अन्य महत्वपूर्ण बातें जो मेन थी अपन ने देख ली। अब कुछ जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, अपन ने पहले भी देखा है, लेकिन एक बार पर्टिकुलर इसको लिख लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, मौखिक मतलब मुंह से बोल रहे हैं, तो वो क्या है, ध्वनि। और वापिस उसी ध्वनि को लिखित रूप में लिख लेंगे तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण। और वापिस अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, जो अर्थ दे अपने को, वो क्या है, शब्द। तो ये इकाई अपन लिख लेते हैं। और वापस आगे देखेंगे संरचना और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है ना, भाषा संरचना और अर्थ भी देगी तो पूरा वाक्य ही अर्थ देगा, तो संरचना और अर्थ के आधार पर क्या होगी, वाक्य। अपन थोड़े फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश आ रही, तो सोचा जल्दी क्लास कर लेते हैं ना, तो कष्ट के लिए आपको क्षमा। और एक अब लिख लेते हैं अपन, देखो भाषा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। अगला है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित का मतलब क्या हुआ, लिखा जाता है, वो हाथ से जैसे मैं लिख रहा हूं वो है लिखित इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, वर्ण। ये लो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, कहते हैं अपन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने आज देखा है स्वरों और व्यंजनों का, सॉरी सॉरी है ना, व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों का वर्गीकरण अपन देखा, और उसके बाद देखा था अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थोड़े और है अपने पास, जो अपन करेंगे कल संधि के साथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कर लेंगे, उसके बाद अपन संधि स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यही। जय हिंद, जय भारत।